ये बैंक ऑफ मनीला है। ये इसका बाहरी हिस्सा। मेरी हर बात ध्यान से सुनना। ये खबर पक्की है कि बैंक ऑफ मनीला की तिजोरी में 5 करोड़ रुपए है। तुम तीनों ये काम जितनी जल्दी हो सके करके वापस आओ। बैंक के बाहर एक वॉचमैन रहता है और शायद अंदर भी एक। मैं यहीं इस जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा। काम हो जाने पर हम रकम आपस में बांट लेंगे। यस बॉस। चलो, ऑल द बेस्ट। सिर्फ एक ही पहरेदार है बाहर। शायद अंदर भी कोई हो, उसके पास भी हथियार हो। ओह नो! पुलिस की गाड़ी तो चली गई, पता नहीं फिर वापस आ जाए। नहीं, पुलिस की गाड़ी अब वापस नहीं आएगी। यही मौका है जल्दी से काम करके निकलने का। अब एक काम करते हैं, तुम यहीं बैठ के नजर रखो, हम दोनों काम करके वापस आते हैं। ओके? ओके। कम ऑन।
कहां से आ रहे हो? मेट्रो से फिल्म देख के आ रहा हूँ। लाइसेंस दिखाओ। ये देखिए। उस तरफ से गोली की आवाज आई है, चलो। तुम लोग अंदर जाओ, मैं वहां देखता हूं। रुक जाओ।
रुक रुक, गाड़ी पीछे ले, जल्दी। यही है। लगता है भाग गया, चल जल्दी। सलाम साहब। थैंक यू साहब। ये सब चेक करके रखना, और ये देखो ये 203 का है, इसको अच्छी तरह देख लेना, और 204 के बाद भी है। और ये भी सर इनका कुमार ध्यान साहब आ रखना। गए। कुमार साहब? वेलकम कुमार साहब, वेलकम टू आवर होटल। हेलो मिस्टर नायर। सर आपका परमानेंट स्वीट आपके लिए बुक है, आप आइए। ओके। राम सिंह साहब का सामान उठाओ। कुमार साहब, कुमार साहब, आपके कहने के मुताबिक मैंने स्टेज एजेंट खुदा बख्श को आपके आने की इतला दे दी है। इस शहर में जितने भी बड़े सौदे होते हैं ना, उनको करवाने वाला एक ही भरोसेमंद आदमी है, और वो है खुदा बख्श। ठीक है, तो उसका ऑफिस का पता दे दीजिए मुझे। पता क्यों कुमार साहब, वो खुद यहाँ पर आ जाएगा, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है सर। नहीं मिस्टर नायर, हर काम अपनी जगह पर ही अच्छा लगता है। और फिर वो अपना सारा का सारा ऑफिस लेकर यहाँ होटल में तो नहीं आ सकता ना। मैं खुद जाऊंगा उसके पास, ताकि इस टाउन की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में तफसील से जानकारी हासिल कर सकूं। Am I right? यू आर परफेक्टली ऑलराइट सर। मैं उसको फोन पर इतला दे देता हूँ कि आप खुद उसके यहाँ जाएंगे। 1 मिनट। जी सर। दिस इज फॉर यू। सर इसकी क्या जरूरत थी सर? कीप इट मिस्टर नायर, कीप इट। थैंक यू सर। आइए आइए कुमार साहब, आइए, तशरीफ रखिए। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? जी नहीं शुक्रिया, आप तो मेरे यहाँ आने का मकसद जानते ही हैं। जी हाँ कुमार साहब, नायर साहब ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। वैसे हमारे इस छोटे से टाउन में काफी फार्म हाउसेज और बंगलोज हैं। जी नहीं, मुझे सिर्फ बंगले में इंटरेस्ट है। तो ठीक है, मैं आपको जितने भी बंगलोज फॉर सेल मेरे पास हैं, मैं उन सब के लेआउट्स आपको दिखाता हूं। गुलशन विला, सेफ मंजिल। हाँ देखिए कुमार साहब, ये हैं यहाँ के कुछ अच्छे अच्छे बंगलोज के लेआउट्स। ये देखिए, ये है गुलशन विला, यहाँ की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, और इसकी एलिवेशन बिल्कुल टाइगर हिल के सामने है। देखिए। और कुछ दिखाइए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये है सैफी महल। ये यहाँ के महाराजा की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, और इसके साथ 4 एकड़ फार्म हाउस की लैंड भी है। और कुछ? हाँ हाँ है ना, है ना। ये देखिए, ये देखिए। अरे ये यहाँ कैसे आ गया? इसे तो मैंने अंदर रख दिया था। कुमार साहब, ये मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। ये गलती से लेआउट यहाँ पर आ गया है। ये क्या है? कुछ नहीं कुमार साहब, वो प्रॉपर्टी आपके लायक नहीं है। फिर भी दिखाइए तो सही। कुमार साहब क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? खुदाबख्श साहब, पसंद नापसंद का फैसला तो देखने के बाद ही किया जा सकता है।
ठीक है कुमार साहब, जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो फिर मैं मजबूर हूं। वाह, ये हुई ना कुछ बात। खुदाबख्श साहब, ये वाली बात तो और किसी बंगले में नहीं है। ये है मेरी पसंद। लेकिन कुमार साहब, लेकिन क्या, यही बंगला मुझे पसंद है। लेकिन कुमार साहब, इस बंगले का सौदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आई एम सॉरी कुमार साहब, लेकिन इस बंगले के बारे में बड़ी अजीबोगरीब बातें सुनने में आई हैं। अजीब से आपका मतलब? मतलब इस बंगले की मालकिन अजीब सन की किस्म की औरत है। वो सन की क्या, वो पूरी पागल है। अजीब अजीब सी शर्तें रखी है उसने बंगले के सौदे के लिए। शर्तें? हाँ कुमार साहब, पिछले दिनों कुछ भले लोगों ने इस बंगले को खरीदने का इरादा किया था, लेकिन उन्हें निराश होकर लौट जाना पड़ा। वहां संजीदगी नहीं है, सिर्फ पागलपन है, सिर्फ पागलपन। और इसीलिए मैंने इस फोल्डर को निकालकर अलग रख दिया था। पता नहीं किसने उसे वापस यहां रख दिया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको इससे भी अच्छे एक से एक बंगले दिखाऊंगा। नहीं खुदाबख्श साहब, इस बंगले में ना जाने कौन सी कशिश है। इसके अलावा अब और कुछ देखने को जी नहीं चाह रहा। कुमार साहब, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप अपने दिल से इस बंगले का ख्याल निकाल दीजिए। आप भूल जाइए इस बंगले को प्लीज। खुदाबख्श साहब, बाकी सब छोड़िए और आप मेरे साथ चलिए। लेकिन कहां? मैं अभी के अभी इस बंगले को देखना चाहता हूं। कुमार साहब, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कुमार साहब, यही वो बंगला है जिसे आप देखना चाहते थे। खुदाबख्श साहब, क्या इस बंगले को अंदर चलकर देख सकते हैं? नहीं नहीं कुमार साहब, इस बंगले को देखने के लिए तो इस बंगले की मालकिन की रजामंदी की जरूरत पड़ती है। तो वो भी यहीं रहती होंगी ना? हाँ, रहती तो है यहाँ, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलती। उनका एक मुलाजिम है, शंभू प्रसाद, उसी को कांटेक्ट करना पड़ता है। वो आदमी जो झाड़ू लगा रहा है, उससे बात करें? नहीं नहीं कुमार साहब, वो ऐसे नहीं मिलते। उन्हें फोन करना पड़ता है, फिर वो खुद आकर मिलते हैं। उसके बाद आगे का प्रोग्राम तय होता है। तो फोन करके पता कर लीजिए। कुमार साहब, मैं ऑफिस जाकर उसे फोन कर लूंगा और आपकी मुलाकात भी मुकम्मल करवा दूंगा, लेकिन मैं इस बातचीत में शरीक नहीं रहूंगा। इसकी वजह? I'm सॉरी कुमार साहब, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। होटल चलें? ओके, चलो ड्राइवर। कहिए, क्या बात है? मुझे कुमार साहब से मिलना है। किस सिलसिले में मिलना है आपको? ये नहीं बताऊंगा। मेरा नाम शंभू प्रसाद है। जी, एक मिनट।
गुड मॉर्निंग कुमार साहब। जी कोई शंभू प्रसाद जी आपसे मिलना चाहते हैं। जी जी आप कुमार साहब से मिल सकते हैं। यस सर। वेटर इन्हें कुमार साहब के रूम में ले जाओ। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए। शंभू प्रसाद नाम है मेरा। अरे आइए आइए शंभू प्रसाद जी, आइए प्लीज आइए। आप कुमार साहब हैं? जी हाँ, बैकुंठ धाम खरीदने आए हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत आए और बहुत गए, सिर्फ बातें ही हुई और कुछ नहीं, और नतीजे में मिली बैकुंठ धाम को बदनामी। लेकिन मैं बात करने नहीं, बंगला खरीदने आया हूं। हमारी शर्तें सुनेंगे तो आप भी वही करेंगे जो आपसे पहले और लोगों ने किया है। आप गलत समझ रहे हैं। अगर सचमुच बैकुंठ धाम खरीदना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ देना पड़ेगा। 1 करोड़? लेकिन उस बंगले की कीमत तो 30-35 लाख से ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप 40 ले लीजिए। हम कीमत कम नहीं करेंगे। आप बैकुंठ धाम नहीं खरीद सकते। लेकिन सुनिए तो। क्या सुनो? नमक तेल के भाव की तरह मोल करने वाले हमारी मालकिन का बैकुंठ धाम नहीं खरीद सकते। आपने हमारा समय नष्ट किया है। कौन? जी मैं कुमार बोल रहा हूं। हाँ कुमार साहब, कहिए, फिर से क्यों फोन किया? मुझे आपके बंगले की कीमत 1 करोड़ मंजूर है। सुन लिया मैंने, अब तो मैं आपकी मालकिन से मिल सकता हूं। लेकिन एक और शर्त है मेरी। जी कहिए। मालकिन को मिलने से पहले आपको बतौर पेशगी 25 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। तो फिर ठीक है, कल शाम को पेशगी के साथ आ जाइए, मालकिन से मिलवा दूंगा। जी। मैं आपका
इंतजार करूंगा कुमार साहब। कुमार साहब, आपने जो 25 लाख की रकम मंगवाई थी ना, वो बैंक से आ गई है। थैंक यू मिस्टर नायर। यू आर वेलकम सर। कुमार साहब, मैं आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं, आप ये सौदा मत कीजिए। देखिए, आप मुझे ब्रोकरेज तो देंगे ही, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार मना कर रहा हूं क्योंकि ये लोग गलत हैं। इनसे उलझना ठीक नहीं है। ये सौदा आपको घाटे का सौदा पड़ेगा। खुदा बख्श साहब, दुनिया देखी है मैंने, बिजनेस करता हूं मैं, और मैंने आज तक कभी घाटे का सौदा नहीं किया, हमेशा फायदे का ही सौदा किया है। ताज्जुब है कुमार साहब, 30 लाख की जायदाद आप 1 करोड़ रुपया देकर खरीद रहे हैं। क्या यह फायदे का सौदा है? चीज अगर पसंद आ जाए तो उसकी कीमत नहीं देखी जाती। जैसी आपकी मर्जी कुमार साहब। वैसे अब बड़े लोगों की बातें ही कुछ और होती हैं। पेशगी लाए हैं? अंदर मालकिन आपका इंतजार कर रही हैं, जाइए। जी शुक्रिया। कुमार साहब, जी नमस्ते। मेरा नाम आस्था भटनागर है। मैं इस बंगले की मालकिन हूं। जी आइए, मैं आपको वैकुंठ धाम दिखा देती हूं। कुमार साहब, एक बात पूछूं आपसे? जरूर पूछिए। आप इस बंगले को देखे बगैर ही 25 लाख की पेशगी दे चुके हैं। इस सौदे पर आपको कोई अफसोस तो नहीं हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सौदा मैंने बंगला देखने से पहले किया था, लेकिन अब इस बंगले को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अगर आप मुझसे 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ भी मांगती तो मैं देने में संकोच नहीं करता। अच्छा, तो इसका यह मतलब है कि इस सौदे में मैंने 50 लाख का घाटा उठाया है। जी घबराइए नहीं, एक बार जो सौदा हो गया सो हो गया।
समझ लीजिए एग्रीमेंट तैयार है। उसमें मुझे सिर्फ आपका नाम और रकम भरनी है। सच पूछिए तो पिछले 2 साल से मैं इस बंगले के खरीदार का इंतजार कर रही थी। तो बस समझ लीजिए आपका इंतजार अब खत्म हो गया है। आप जब चाहें एग्रीमेंट बनवा लीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूं। एक दिन और आपको इंतजार करना पड़ेगा। कल रात आपको यहां फिर आना पड़ेगा। कल आप बाकी की रकम मुझे देंगे और मैं उस एग्रीमेंट पर अपने दस्तखत कर दूंगी। फिर आपको इस बंगले का पोजीशन मिल जाएगा। और हां कुमार साहब, कल रात का खाना आप यहां हमारे साथ खाएंगे। जी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? नहीं कुमार साहब, जरूरत है। इसकी खास जरूरत है, क्योंकि मेरी ये दावत इस बंगले की आखिरी दावत है। जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो फिर कल मुलाकात होगी। शंभू, शंभू। जी मालकिन। कुमार साहब को बाहर तक छोड़ाओ। जो हुक्म हो मालकिन। चलिए कुमार साहब। आइए। अच्छा शंभू जी, गुड मॉर्निंग कुमार साहब। गुड मॉर्निंग मिस्टर नायर। मुबारक हो कुमार साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। मिस्टर नायर, पिछले 1.5 साल से मैं आपके होटल में आ रहा हूं, लेकिन इस बार मेरे आने का मकसद पूरा हुआ। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बंगला खरीदते हुए। कुमार साहब, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। ये अलग बात है कि आपके बंगला खरीदने से हमारे होटल का नुकसान तो होगा ही, साथ ही हम एक कीमती मेहमान भी गवा देंगे। कुमार साहब, आज रात आपका डिनर हमारी मैनेजमेंट की तरफ से है। बस आप हमें अपनी पसंद की डिशेस बता दीजिए। नो नो मिस्टर नायर, आज रात का डिनर तो मैं वैकुंठ धाम की मालकिन मिसेस आस्था भटनागर के साथ कर रहा हूं। वहां मेरी स्पेशल दावत है। वेरी स्ट्रेंज। स्ट्रेंज क्यों? कुछ नहीं कुमार साहब, उस बंगले की मालकिन के बारे में कुछ लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि वो घर एक वो घर क्या? वो घर एक पागल खाना है और उस घर की मालकिन पागल है। नहीं मिस्टर नायर, यह बात बिल्कुल गलत है। मिसेस आस्था भटनागर एक निहायत समझदार और मजबूत इरादे वाली औरत है, और जो लोग उन्हें पागल कहते हैं, दरअसल वो खुद पागल हैं। हाँ जी, वसीम साहब खुदाबख्श बोल रहा हूँ। भाई, हमारे सौदे को 6 महीने हो गए, आपने अभी तक हमारी ब्रोकरेज नहीं पहुंचाई। जी अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कुमार साहब, आइए आइए, आपने इत्तला दी होती तो मैं खिदमत में हाजिर हो जाता। कहिए क्या सेवा करूं आपकी। बैठिए ना, प्लीज बैठिए। ये लीजिए खुदाबख्श साहब। ये क्या है कुमार साहब? खुद ही देख लीजिए।
कुमार साहब, ये क्या है? ये आपकी कमीशन है खुदा बख्श साहब। मैं एडवांस दे चुका हूं, बस थोड़ी देर में एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा और फिर मैं बैकुंठ धाम का मालिक बन जाऊंगा। इस तरह क्या देख रहे हैं आप? नहीं कुमार साहब, ये रकम मैं नहीं ले सकता। लेकिन क्यों? ये बंगला मुझे आप ही की वजह से मिला है। इस डील में आप भी शामिल हैं। नहीं नहीं कुमार साहब, इस बंगले को आप ही ने जिद करके देखा है और आप ही ने सौदा किया है। बहरहाल इस सौदे में आप भी शामिल हैं। ये पैसा तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये आपका हक है। और किसी का हक मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कुमार साहब, लेकिन इसमें कोई हक मारने वाली बात ही नहीं है। मैं तो शुरू से ही सौदे के खिलाफ था और आज भी खिलाफ हूं। देखिए कुमार साहब, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप अपने फैसले पर दोबारा गौर कीजिए प्लीज। नहीं खुदा बख्श साहब, अब बहुत देर हो चुकी है और ये रुपया मैं आपसे वापस भी नहीं लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं, मुझे होटल जाके तैयार भी होना है। मिसेस आस्था भटनागर मेरी राह देख रही होंगी। गुड बाय। अब कुमार साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए कुमार साहब। या अल्लाह, इस नेक बंदे पर रहम करना, रहम करना। आइए कुमार साहब, आइए। अंदर तशरीफ लाइए। आइए। घबराइए नहीं कुमार साहब, अंदर जाइए। मालकिन आपका इंतजार कर रही हैं। कुमार साहब,
इस तरह आप क्या देख रहे हैं कुमार साहब? माफ कीजिएगा मिसेस आस्था, आप तो बेहद खूबसूरत हैं। शुक्रिया। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, बेझिझक कहिए। आप हमेशा बस यूं ही रहा कीजिए। इस तरह रहने के मौके बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वैसे तारीफ के लिए शुक्रिया। यूं तो मिसेस भटनागर, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। आपकी जिंदगी, आपके माजी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन इस बात पर मैं बहुत हैरान हूं, आप जैसी बेहद खूबसूरत औरत इतने बड़े बंगले में अकेले कैसे रहती है? ये तो मुझे इस तरह तन्हा कर देने वालों की मेहरबानी है। खैर, इसे छोड़ दीजिए। वैसे भी पुरानी यादें बड़ी जानलेवा होती हैं। आइए इस मौके को और भी रंगीन बनाएं। आइए ना प्लीज। कुमार साहब आइए, बैठिए। थैंक यू। आपने इतना सब कुछ बनवा लिया है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। शरबत पीजिए ना, ये इस घर का खास शरबत है। ये शरबत मेरे पति को बहुत पसंद था। आपके पति? जी हाँ, मेरे पति सतीश भटनागर अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओह आई एम सॉरी। शरबत लीजिए ना प्लीज। It's lovely. कैसा लगा? वाह, रूह खुश हो गई है शरबत पीकर। एग्रीमेंट तैयार है, मैं अभी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं मिसेस भटनागर, अग्रीमेंट देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो अपनी बाकी रकम लीजिए और मुझे बताइए कहां साइन करना है। इतनी भी क्या जल्दी है कुमार साहब? पहले कुछ खा लीजिए ना प्लीज। हाँ तो कुमार साहब, मैं एक जाती मगर अजीब सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जी जरूर, पूछिए। इस शहर में बंगलों की कोई कमी नहीं है। एक से एक बड़े और खूबसूरत बंगले हैं यहाँ, और उन बंगलों की कीमत इससे कहीं कम, आधे से भी कम है। आप कोई भी बंगला आधी कीमत पर खरीद सकते थे, है ना? इसका जवाब बहुत सीधा है मिसेस भटनागर। और वो सीधा जवाब क्या है? मिसेस भटनागर, जवाब है मेरी पसंद। मैंने और भी बहुत सारे बंगलों की तस्वीरें देखी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर इस बंगले की तस्वीर पर पड़ी, यानी कि बैकुंठ धाम पर, तो बस जैसे मेरी नजर बिल्कुल जम के रह गई इस पर। और मैंने उसी वक्त यह फैसला किया कि मुझे यही बंगला खरीदना है। लेकिन कीमत सुनकर भी आपने अपना फैसला क्यों नहीं बदला? मिसेस भटनागर, मेरी एक बड़ी बुरी आदत है जिससे आप वाकिफ नहीं हैं।
एक बार जिंदगी में अगर कोई चीज मुझे पसंद आ जाए तो फिर वो मैं हर कीमत पर हासिल कर लेता हूं। और वैसे भी चाहत कीमत नहीं देखती। वाह, दाद देनी पड़ेगी आपकी। लेकिन कुमार साहब, इस बात का एक और पहलू भी है। क्या आपने कभी यह नहीं सोचा कि इस शहर में इस बंगले से ज्यादा खूबसूरत और कीमती बंगले भी इससे सस्ते दामों पर मिल रहे हैं? तो फिर वैकुंठ धाम की मालकिन को क्या हो गया जो वो 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचना चाहती है? और आपने मुझे दूसरे लोगों की तरह पागल क्यों नहीं समझा? अब इस बात का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और मेरे लिए बहुत ही आसान। अगर आपको दिलचस्पी ना भी हो तो भी सुननी पड़ेगी ये सच्चाई। और चाहे तो आप इसे भी इस सौदे की एक शर्त ही समझिए। जी नहीं, बड़े शौक से सुनूंगा। अब तो सौदा हो ही चुका है और आपको भी सच बताने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप कुमार साहब। सच बहुत ही कड़वा होता है। कितने दिनों से तड़प रहा है ये सच बाहर आने के लिए। और अब वक्त आ गया है। और ये सच सुनने वाला एक बहुत सही शख्स मेरे सामने है। सच्चाई तो यह है कुमार साहब कि यह बंगला मुझे मेरे पति से मुंह दिखाई में मिला था। हमारे रेस के घोड़े दौड़ते थे। मेरे पति को घोड़ों से बहुत प्यार था। अच्छा, लेकिन इस बंगले में तो मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता जिसका ताल्लुक घोड़ों के किसी शौकीन से हो। आपने अभी तक पूरा बंगला देखा ही कहां है कुमार साहब। इस बंगले के पिछवाड़े एक बहुत ही बड़ा अस्तबल है और उसके सामने एक अच्छा खासा मैदान। जिस जमाने में हमारे रेस के घोड़े दौड़ा करते थे तब जिंदगी की रफ्तार भी वैसी ही तेज थी। रुपयों की बरसात थी और इस घर में जिंदगी खुशियों के झूले में झूल रही थी। मेरा पति और हमारा बेटा सुधीर। आपका बेटा? हाँ, बड़े नाजों से पाला था मैंने उसे। मगर उसने भी अपनी जिंदगी को अपने पिता की तरह उसी तरफ मोड़ दिया था। रेस रेस और सिर्फ रेस। सुधीर मेरा बेटा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब कई दिनों के बाद वो घर वापस आया था। मॉम! हे मम्मी! अरे कहाँ हो तुम? हे मॉम! मॉम! सुनो ना, बहुत अच्छी खबर है। सुधीर, मॉम, just look at this, mom! Just look at this! मॉम, जरा देखो इसे। It's a very good news, mom. It's a very good news. ओफो, अब उस खबर पर जोर ही देते रहोगे या मुझे कुछ बताओगे भी? Oops. You know, mom, हमारी फ्लाइंग रानी ने एक बार फिर रेस जीत ली। सुधीर। यस मॉम। मेरे बेटे, आजकल मैं देख रही हूँ कि तुमने अपना ध्यान पढ़ाई से हटाकर रेस कोर्स में लगा दिया है। अभी तो तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है बेटा। ओफो मॉम, इंसान पढ़ लिख कर क्या करता है बताओ?
पैसे ही तो कमाता है ना। और वैसे भी मुझे जितना पढ़ना था मैंने तो पढ़ लिया। बताओ तो, डैडी के पास कौन सी डिग्रीज हैं? फिर भी उन्होंने क्या कुछ नहीं दिया हमें। Isn't it, Mom? You know something, Mom? इन भागते हुए घोड़ों की तेज रफ्तार ने हमें जिंदगी में बहुत आगे लाके खड़ा कर दिया है मॉम, बहुत आगे। बेटे, इसी रफ्तार से मुझे डर लग रहा है। कुदरत का एक कानून है, हर तेज दौड़ने वाली चीज किसी न किसी मकाम पर जाकर थक जाती है। जिसे तूने रफ्तार का नाम दिया है उसे मैं जुआ कहती हूं। जुआ जो आज तक किसी का भी नहीं हुआ बेटे, किसी का भी नहीं हुआ। ओफो मॉम, आप भी बेकार की बातों में। एनीवे, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं अपने दोस्तों के साथ 3-4 रोज के लिए बेंगलोर जा रहा हूं। वहां भी रेस है? हाँ मॉम, वहां भी रेस है। और उस रेस में हमारा शहंशाह दौड़ रहा है। शहंशाह। यू नो मॉम, ये वो रेस है जिस रेस पर लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी है। इस बार या उस बार। ओह मॉम, बाय द वे मॉम, आपके पास अभी कैश कितना होगा? सुधीर बेटे, इस रेस की दुनिया से बाहर आ जाओ प्लीज। मॉम। आस्था, हाय माय सन, हाउ आर हाय यू? डैड। कब आए? बस अभी आया क्या? आते ही जाने की बात कर रहा है। सुधीर बेंगलोर जा रहा है। तो जाने दो इसे, वहां हमारा शहंशाह भी तो होगा जिस पर सारी दुनिया की नजर है। यस डैड, जरा आप समझाइए ना दोनों मॉम बाप को। बेटे को मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। अरे बाबा, तुम्हारी ही तो फिक्र है मुझे, उसी के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं। आपने तो अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने असल कारोबार से हटाकर रेस पर लगा दिया है, और अब आपका बेटा भी आपके नक्शे कदम पर चल रहा है। बेटा तो बाप के नक्शे कदम पर ही चलेगा ना। आस्था, हमारा तो एक ही बेटा है, और मेरे पास आज इस वक्त इस दुनिया की बेहतरीन नस्ल के 10 घोड़े हैं, और मैं उन 10 घोड़ों से इस दुनिया को खरीद लूंगा एक दिन। हाँ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? वो क्या है डैड कि मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, और मैं मॉम से पूछ रहा था कि कितना कैश है। यू नो, खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ डैड। बस तो मेरे कवर्ट से जितने रुपए चाहिए ले लो। जितने? हाँ हाँ, जितने। Hey, wow, Dad! I love you, Dad. I love you. Hey, woohoo. Hey, Mom. I love you too. Bye. सुनिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप अपने बेटे के साथ ज्यादती कर रहे हैं? आस्था, ज्यादती तो तब होगी जब मेरे बेटे को इस दुनिया में किसी चीज की कमी होगी। आस्था, वो मेरे और तुम्हारे प्यार की निशानी है। मैं उसे फूलों में रखूंगा, एक भी कांटा उसके इर्द गिर्द भटकने नहीं दूंगा, भटकने नहीं दूंगा। वो फूलों भरा गुलशन देखते ही देखते बर्बाद हो गया। फूल मुरझा गए, सिर्फ कांटे ही कांटे रह गए। ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ, तकदीर को और बुरे दिन दिखाने थे। बिजनेस में नुकसान के कारण मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। दुनिया खरीदने के उनके सपने अधूरे रह गए। नहीं! नहीं! मेरे पति की मौत के साथ साथ रफ्तार की वो दुनिया भी न जाने कहां चली गई। उसके बाद अगर मेरे पास कुछ रहा तो ये वैकुंठ धाम। मैं गम से निढाल थी, माली हालात भी अच्छे नहीं थे, मगर मेरे बेटे सुधीर की फिजूल खर्चियां मेरी मजबूरी को नहीं देख सकी। जो कुछ मेरे पास था वो तो खत्म हो गया। और मेरी बदकिस्मती देखिए, मेरा बेटा धीरे धीरे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गलत रास्ते पर चला गया। मैंने बहुत कोशिश की,
मगर उसे सही रास्ते पर न ला सकी। इसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन सुधीर घर छोड़कर अपनी मां को तन्हा छोड़कर चला गया। उसके जाने के सदमे से मैं रोती रही, तड़पती रही। वो जैसा भी था तो मेरा बेटा। परसों तक मुझे उसकी खबर न मिली। मैं मायूस हो चुकी थी। उम्मीद का दामन छोड़ दिया था मैंने। और फिर एक रात को तेज हवाएं चल रही थी, बिजलियां कड़क रही थी, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। मैं उन तेज हवाओं में घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रही थी। शंभू, शंभू, शंभू। कौन है यहाँ? मेरे सामने क्यों नहीं आते हो? कौन हो तुम? मैं सुधीर हूं मॉम, तुम्हारा बेटा सुधीर। सुधीर, 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 मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। सुधीर, सुधीर, कहाँ चले गए थे तुम? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? इस दुखियारी माँ की याद भी नहीं आई तुम्हें? अरे याद तो आई माँ, इसीलिए तो तेरे पास वापस लौट आया हूं मैं। मॉम, अब मैं आ गया मॉम, हमेशा के लिए। तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, सच में मॉम। मॉम, मॉम तुम देखना मैं किस तरह हम लोगों के सुनहरे दिन वापस लाता हूं मॉम, किस तरह। सुधीर, ये बैग? मॉम, ये बैग नहीं है, ये तो हमारी सुनहरी तकदीर का एक दस्तावेज है। मैं कुछ समझी नहीं। मॉम, आज की दुनिया में चैन और इज्जत से जीने के लिए रुपयों का होना बहुत जरूरी है। मॉम, आज की दुनिया में जिसके पास पैसे नहीं है ना, उसकी ना तो कोई इज्जत है और ना नाम। उसकी जिंदगी तो कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है मॉम, कीड़े मकोड़ों से भी बदतर। बेटे, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? तुम्हारी हालत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम और तुम आउट हाउस में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं, बस अब भूल जाओ, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ मॉम। देखो मॉम, मैं आ गया ना तुम्हारे पास, तुम्हारा सुधीर बनकर। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। मॉम देखना किस तरह मैं अपने सुनहरे दिन वापस लाता हूं, हम सब के सुनहरे दिन। चलो मॉम, इस बैग में क्या है? मॉम,
इस बैग में 5 करोड़ रुपए हैं। 5 करोड़। 5 करोड़? इतने सारे रुपए? बस मॉम, बस बस। अब और सवाल मुझसे मत करो मॉम। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता मॉम। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मॉम, देखो मॉम, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे पास रहूं, तुम्हारा वही सुधीर बनकर रहूं, तो बस प्लीज प्लीज मुझसे कोई सवाल मत पूछो मॉम। मैं बहुत बहुत थक चुका हूं मॉम। बहुत थक चुका हूं। मुझे सोना है मॉम। मुझे सोना है। मुझे सोना है मॉम। हाँ बेटा, चलो आराम करो। चलो आओ बेटा। बेटा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मॉम, मॉम मुझे भूख नहीं है मॉम। मैं बहुत थक गया हूं मॉम। सिर्फ सोना है मुझे। मैं सोना चाहता हूं। ठीक है बेटा, तुम सो जाओ, आराम करो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे पास रहूं, तुम्हारा वही सुधीर बनकर रहूं, तो बस प्लीज प्लीज मुझसे कोई सवाल मत पूछो मॉम। सुधीर! 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 मॉम! सुधीर! मॉम! 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 सुधीर! 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 सुधीर बेटा, ये क्या हो गया सुधीर बेटा? वो कौन था? मॉम! बताओ मुझे। मॉम! I love you, मॉम! सुधीर! 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 नहीं सुधीर! नहीं सुधीर! सुधीर! मेरे बेटे ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया और मैं उसके कातिल को पहचान भी न सकी। मैं अपने पति के गम से उबरी भी नहीं थी
कि अपने बेटे के गम में रो रो कर पागल हो गई थी मैं। जब होश ठिकाने आए तब ये एहसास हुआ कि मेरा बेटा घर से भागकर बुरे लोगों की संगत में पड़ गया था और जो रुपयों का बैग लेकर लौटा था, उसी बैग की वजह से उसका कत्ल हुआ। लेकिन मुझे हैरानी तो इस बात पर हो रही थी कि वो कातिल जब मेरे बेटे का कत्ल करके भागा तब उसके हाथ में वो बैग नहीं था और ना ही वो बैग मेरे बेटे के कमरे में था। मगर वो था इसी बंगले में। मुझे यकीन हो गया कि मेरे बेटे का कातिल एक ना एक दिन जरूर आएगा। तब मेरे जहन में एक ख्याल आया, इस बंगले को बेचने का। मैं जानती थी कि हर खरीदार मेरे बेटे का कातिल नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इस बंगले की कीमत 1 करोड़ रुपए रखी, क्योंकि 1 करोड़ रुपया वही देगा जिसे 5 करोड़ का लालच होगा। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। मेरे बेटे का कातिल खरीदार के रूप में मेरे सामने बैठा है। तू कुमार मेरे बेटे का कातिल है। पिछले 2 साल से मैं तेरा इंतजार कर रही थी, पिछले 2 साल से। और अब तेरा इंतजार खत्म हो गया। हाँ, मैं ही हूं तेरे बेटे का कातिल। मैंने ही मारा था उसे। विश्वासघात किया था उसने मेरे साथ। अपनी जान जोखिम में डालकर बैंक डकैती की थी हमने। 2 साथी मारे गए थे हमारे उसमें। लेकिन तेरा बेटा सारा रुपया लेकर वहां से भाग गया और उसका पीछा करते करते मैं यहां तक आ गया और मैंने उसे जान से मार डाला। और अब तू अपने बेटे के कातिल को पहचान गई है, इसलिए मजबूरन मुझे तुझे भी वहीं पहुंचाना होगा जहां तेरे बेटे को पहुंचाया था। कुमार, इंसान जिंदगी में एक बार मरता है, बार बार नहीं। मेरी मौत मेरे बेटे के मरने के बाद ही हो चुकी थी। अब मैं आत्मा हूं और तू आत्मा को नहीं मार सकता। तू एक आत्मा है?
मैं भटक रही थी और मुझे उस वक्त तक चैन नहीं मिलता जब तक मैं अपने बेटे के कातिल को ढूंढकर उसे सजा नहीं दे देती। रुपयों का बैग वहां पड़ा है, जा ले जा। तू एक आत्मा है। तू मुझे क्या सजा देगी? तू एक आत्मा है। तू बस यही भटकती रहेगी और मैं ये बैग लेकर यहां से चला जाऊंगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तू। कुछ नहीं बिगाड़ सकती मैं? अरे तू यहां से उस बैग तक नहीं पहुंच पाएगा। इस घर से बाहर निकलने की बात तो तू भूल ही जा, क्योंकि जो शरबत तूने अभी अभी पिया है वो अपना रंग लाएगा। क्या? हाँ, तूने जहर पिया है। एक मीठा और खतरनाक जहर पिया है तूने। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तू झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है तू। ऐसा हो चुका है कुमार। नहीं नहीं, तू शंभू, 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 बरसों तूने इस घर की सेवा की है। तेरी वफादारी की वजह से आज मैं अपने बेटे के कातिल को पहचान कर उसे सजा दे पाई। मेरी आत्मा को आज चैन मिला। आज मेरी मुक्ति का दिन है। जिस काम के लिए मैं आज तक यहां थी, आज वो पूरा हो गया है। मैं जा रही हूं शंभू, मैं जा रही हूं।